Good evening everyone, welcome back to Zenith Education. I am your guide and tutor Muskan Avasthi, and today we are studying about Greek and Roman drama. So we know how the roots of drama were spread across all the nation and how text and works we were dealing with drama itself. हमने लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा था कि ड्रामास कैसे रिचुअल्स से या कुछ रिलीजियस सेरेमनीज से बाहर आया है, जब हम रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते थे या डायनेसिस को हम ऑनर किया करते थे. लेकिन आज हम स्पेसिफिक पार्ट पढ़ रहे हैं ग्रीक और रोमन ड्रामा का, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे ट्रेडिशंस और रिचुअल्स में ग्रीक ड्रामा और फिर उसके बाद एक रोमन ड्रामा जो आता है वो क्या शिफ्ट लेकर आता है, कैसे हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे और एक चेंज हमें देखने को मिलता है. तो जब भी कोई ट्रांजिशन आता है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी एज हो, तो वो ट्रांजिशन बिल्कुल सेम और बिल्कुल क्लिक की तरह नहीं आता. मतलब अभी अगर रेड है तो बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाएगा. दैट मीन्स टोटल चेंज नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे करके चेंज आता है. हो सकता है पहले की जो चीज़ें हैं वो आपको बाद वाले ड्रामेटिक इवेंट्स में भी दिखाई दे रही है, बट चेंज आ रहा है, चेंज इज कमिंग. सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ कि हाउ ट्रांजिशन हैपन्स. इफ आई मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड, you can see Greek and Roman drama, and from here we will look about theatrical traditions and how people were doing things, how they were dressing up and how they were showing in costumes and spectacles. So it also talks about dramatic theory, structure, performance, practices, and it all resonates in modern theatre. So what does it encompasses? क्या है इसमें? तो मैं बोलूँगी एंशियंट ग्रीस से ये ड्रामा आया है. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ग्रीक वर्ड ड्रान से ये ड्रामा आया है. दैट मीन्स ओके, हमने देखा था ड्रान वर्ड से आया है, जहाँ पे इट मीन्स टू डू और एक्ट. ये इसका मीनिंग हमने यहाँ पे देखा था. ओके, सो वी वर लुकिंग एट कि ये कैसे एंशिएंट ग्रीस से आया है. आगे हम देखते हैं एवोल्यूशन थ्रू रोमन अडेप्टेशंस. धीरे धीरे करके ग्रीक से हम देख रहे हैं कैसे रोमन अडेप्टेशंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं. रोमन अडेप्टेशंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इंड्योर कर रहे हैं इन्फ्लुएंस को, है ना. वी आर इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसां एंड कंटेम्प्रेरी ड्रामा. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. अगर मैं अब आगे की बात अगर करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ कि आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमें देखने को मिलता है, तो ओरिजिन्स ऑफ ग्रीक ड्रामा की मैं बात कर रही हूँ. आप देख सकते हो ये जो मैप हमने प्रेजेंट किया है, यहाँ पे कहीं डेल्फी है, यहाँ पे कहीं थीब्स है और यहाँ कहीं एथेंस हमको देखने को मिल रहा है. सो एथेंस इज सिचुएटेड इन दी मिडल ऑफ दिस. सो यू शुड रिलेट कि कहाँ से ये मैप निकल के आ रहा है और इस मैप में क्या हो रहा है. अगर मैं 5th सेंचुरी BC की बात करूँ, तब हम ऑनर करने के लिए डायनेसिस को हम ड्रामा का इवॉल्व हुआ है यहाँ से ड्रामा, और ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं. द गॉड ऑफ वाइन, डायनेसिस की अगर हम बात करें तो ये कौन थे? ही वॉज गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड थिएटर. ये इन तीनों के गॉड थे. अगर मैं डाइथ्राम्स की बात करूं तो यहाँ पे कोरल परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, जो स्ट्रक्चर्ड प्ले, धीरे धीरे उसने स्ट्रक्चर्ड प्ले का रूप ले लिया. देखो, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है एक छोटी सी मैं बोल सकती हूँ एक छोटे से फैक्टर से, और फिर वो कहीं जाके आगे जाके इवॉल्व हो जाती है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाइथ्राम्स में कोरल परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी और फिर बाद में वो स्ट्रक्चरल प्ले में इवॉल्व हो गया. और फिर जब ये ड्रामाज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जब मैं पर्टिकुलरली एथेंस का नाम ले रही हूँ, तो फिर ये यहीं के कल्चरल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल वाइब्रेंसी को दिखाता था गोल्डन एज के टाइम पे. अब देखो, जब जहाँ पे भी ड्रामास टेक प्लेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ के कल्चर, वहाँ के सराउंडिंग्स को डिपिक्ट करेगा, शो करेगा. नाउ द थिंग इज,
ड्रामा ही नहीं, सिर्फ लिटरेचर वर्क्स, टेक्स्ट, टीवी अडेप्टेशन, सोप ओपेरास या फिर कमर्शियल्स, इवन मूवीज एंड सीरीज, ये सब चीज़ें जहाँ से बन रही हैं वहाँ के कल्चरल अडेप्टेशंस को शोकेस करती हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कैसे 5th सेंचुरी BC में इमर्ज हुआ है ये। डायनासिस को हम ऑनर किया करते थे। आई होप ये नाम आपको अच्छे से आपके दिमाग में आ गया है। और वाइन फर्टिलिटी थिएटर के वो कौन थे? ही वॉज कंसिडर्ड द गॉड। एंड डाइथ्राइम्स में कोरल परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी जो बाद में प्लेज का रूप ले रही हैं। एथेंस के कल्चरल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल वाइब्रेंसी को हम यहाँ पे शोकेस किया करते थे। अगर मैं अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ, दैट इज अबाउट ग्रीक ड्रामा। सो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हियर? यहाँ पे आप देख सकते हो डायनासिस फेस्टिवल्स हुआ करते थे। सिटी डायनीसिया में, आपको याद रखना है डायनीशियन गॉड है। यहाँ पे डायनीशियन फेस्टिवल्स हुआ करते थे डायनीशिया सिटी में। अ वीक लॉन्ग इवेंट, यहाँ पे एक वीक के लिए ये इवेंट्स होते थे एथेंस में। और ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे हम कंसिडर क्या करते थे, कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे होते थे। सिविक इश्यूज को एड्रेस किया जाता था कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रीइंफोर्स किया जाता था। कहीं से कोई वैल्यू छूट गई है तो उसके लिए बात की जाती थी और उसको आगे उस पॉइंट को पुटअप किया जाता था। कलेक्टिव आइडेंटिटी जो थी वो थी एक एथेंस में। दैट मीन्स सबको लेकर और सबके साथ हम चला करते थे। वो देखते थे कि किस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या सिविक प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। पोस्ट पर्शियन वॉर्स आपको याद रखना है कि इस डेट के अराउंड हुए थे, अराउंड 490 to 479 BC। तो आप देख सकते हो इस टाइम के अराउंड ये सब चल रहा था। और ये सब इन्फ्लुएंस थे किसके आइडियाज से? सोक्रेट्स एंड प्लेटो के आइडियाज से। तो आपको ये याद रखना है। और ये अपने ड्रामाज में ज़्यादातर फेट को एक्सप्लोर करते थे या फेट ड्रिवन ड्रामाज होते थे। मोरालिटी इसमें थी एंड ह्यूमन एजेंसी जो थी वो आपको देखने को मिलता था, जो बाद में फिर आप देखोगे बहुत बाद आके ड्रामाज में ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया था। किसका कॉन्सेप्ट? ह्यूमनिज्म में। अभी नहीं है, बहुत बाद है, अराउंड रेनेसां और अराउंड उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कल्चरल सिग्निफिकेंस और मॉडर्न रेलेवेंस की जब मैं बात करती हूँ तो कम्युनिटी इंगेजमेंट थी यहाँ पे। जब भी कोई चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ या कोई ड्रामा हैपन हो रहा है तो वहाँ पे इंगेजमेंट तो होगी, कम से कम बात हो रही है, कल्चरली इंगेज हुआ जा रहा है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ओपन एयर एम्पी थिएटर्स होते थे जिसकी वजह से कम्युनल रिफ्लेक्शन होता था एथिकल और सोशल डिलेमास में। आप देख सकते हो आर्टिस्टिक इनोवेशन थी, एक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता था, डायलॉग का इंट्रोडक्शन था एंड स्टेजिंग थी, जिसकी वजह से रिचुअल से नैरेटिव आर्ट पे यह धीरे धीरे आ रहा था। क्या मतलब है इसका नैरेटिव आर्ट की तरफ जाने का? इसका मतलब है कि पहले इट वाज अ रिचुअल, एक प्रथा थी बस जो किसी को समझा दी और करा दी एंड द स्टोरी इज एंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। लेकिन फिर धीरे धीरे ये नैरेटिव फॉर्म में आ रहा है जहाँ पे वो आपको डिपिक्ट करके दिखा रहे हैं, विजुअली दिखा रहे हैं, आपकी जो सारी सेंसेस है वो वहाँ पे काम कर रही हैं। डायलॉग आप कानों से सुन रहे हो, आंखों से आप उनको विजुअली देख रहे हो, आप अपने इमोशंस को वहाँ पे फील कर रहे हो। तो वो ड्रामेटिक एलिमेंट्स जो है वो ड्रामा में ऐड होने लग गए थे। अब यहाँ से आप देख सकते हो रिचुअल से नैरेटिव शिफ्ट की तरफ अब ये जा रहा है। अगर मैं एजुकेशनल रोल की बात करूँ तो यहाँ पे मॉरल इंस्ट्रक्शन था। दैट मीन्स मॉरली आपको कुछ वैल्यूज फीड की जा रही थी। क्या हो रहा था? वैल्यूज फीड की जा रही थी, वैल्यूज फीड की जा रही थी। डिबेटिंग जस्टिस, पावर एंड डिविनिटी, ये चीज़ें आपको उसमें दिख रही थी अपनी वैल्यूज के अंदर। मॉडर्न रेलेवेंस की अगर मैं बात करूँ तो फेट की थीम, फ्री विल की थीम, यूब्रिस की थीम, यूब्रिस और हमोशिया की थीम हो गई, जैसे है ना यूब्रिस। अलग अलग थीम्स थी मॉडर्न रेलेवेंस में। ये सारी थीम्स कहीं ना कहीं देखो ड्रामा से ही निकलती है। जो पहले ड्रामा हो गया फिर वही कहीं ना कहीं आगे चल के वो ड्रामास वहीं से इवॉल्व होते हैं और वो जो थीम्स होती हैं वो सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर को हम यूनिवर्सल थीम्स के साथ बोलते हैं कि उनकी यूनिवर्सल थीम्स थी। वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज वो कहीं से जो थीम्स लिख रहे थे वो आज भी रेलेवेंट है। तो ये रेलेवेंसी जो है ये यहाँ पे बनी हुई थी। आगे आप देख सकते हैं अडेप्टेशन, मिलर्स द क्रूसिबल, कोएन ब्रदर्स, ओ ब्रदर, वेयर आर्ट दाउ, बेस्ड ऑन इडिपस। ग्रीक थिएटर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जब मैं ग्रीक थिएटर स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज है। ये स्टेज के ऊपर एक्टर्स परफॉर्म करते थे और यहाँ पे एक आप देख सकते हो पैटर्न बना हुआ है
लोग ऐसे गोल बैठा करते थे, सामने स्टेजेस पे यहाँ पे भी परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, सारे लोग बैठ के सामने देखा करते थे। तो ये इस तरीके का कुछ आपको वहाँ पे एक बोल लो स्ट्रक्चर देखने को मिलता था ग्रीक थिएटर में। बैक स्टेज बिल्डिंग जो है ये दिख रही है आपको, दिस इज स्कीन, इसको स्कीन कहते थे। एक्टर एंट्रेंसेस या बैकड्रॉप, मतलब एक्टर आ रहा है तो यहाँ से आएगा, या फिर उसको वापस जाना है तो वो यहाँ से जा सकता है ना। थिएटर एंड tiered seating for audience, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सीटिंग है, दिस इज व्हाट थिएट्रन। एंड स्पेक्टेटर व्यूइंग एरिया, यहाँ से लोग देखा करते थे थिएट्रन। ये जो व्यूइंग एरिया है, दिस इज थिएट्रन। आप देख सकते हो, दिस इज ऑर्केस्ट्रा, सर्कुलर परफॉर्मेंस स्पेस, कॉरन डांसिंग या सिंगिंग यहाँ पे कराई जाती थी। मतलब अगर किसी को गाना गाना है तो वो यहाँ खड़ा होकर गाना गाएगा। दिस इज व्हाट ऑर्केस्ट्रा। ये क्या है? ये है ऑर्केस्ट्रा, ये आपको याद रखना है। पैराडोज क्या था? पैराडोज यहाँ से साइड एंट्रेंस थी। कोरस एंड एक्टर एंट्री और एग्जिट, जहाँ पे भी कोरस के लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ से एंट्री या एग्जिट ले सकते थे। आप देख सकते हो यहाँ से अलग से एक एंट्री यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ से लोग आते थे, यहाँ से लोग अंदर आ सकते थे या बाहर जा सकते थे, है ना। और ये जो एरिया है, ये बैक स्टेज बिल्डिंग है जहाँ पे लोग आते थे, एक्टर्स आते थे और यहाँ पे रुक सकते थे अपनी परफॉर्मेंस आने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। स्कीन है, थिएट्रन है, ऑर्केस्ट्रा है, पैराडोस है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो स्कीन बैकड्रॉप बिल्डिंग थी जहाँ पे एक्टर्स रुकते थे और उसके बाद वो एंटर करते थे। थिएट्रन जहाँ पे लोग बैठा करते थे। ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा नाम से याद रखो कि सिंगिंग के लिए यूज़ होता था। पैराडोस साइड एंट्रेंस के लिए हम यूज़ उसको करते थे। अगर मैं प्ले राइट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं एथेनियन ड्रामाज होते थे। एथेनियन ड्रामा में नोबल प्रोटैगनिस्ट होता था और वो क्या करता था? वो अपने फेट के साथ खेलता रहता था। दैट मीन्स जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत अच्छा है, उसका he is moralistic, he is intelligent, wise, but he has a fate which is very disturbing, है ना। एक disturbing fate होता था उसका। क्या होता था? disturbing fate होता था। डिस्टर्बिंग फेट होता था। ओके, आगे आप देख सकते हो एस्काइलस, एंड द डेट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर, 525 to 456 BCE. He introduced the second actor, reducing the chorus's role and enhancing dialogue. तो उसने सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और कॉरस के रोल को उसने रिड्यूस कर दिया था, डायलॉग को इन्हेंस कर दिया था। दैट मीन्स जो वर्क्स हैं आपके, उसमें डायलॉग का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एस्काइलस के हिसाब से। आगे आप देख सकते हैं जैसे ओरेस्टिया, इसका वर्क था ट्रायलॉजी, अमेगमन, द लिबरेशन बियरर्स एंड द ह्यूमैनिटीज़। अगर मैं थीम्स की बात करूँ तो कैसी थीम्स हमको इसके वर्क्स में दिखा करती थी? जस्टिस, वेंजियंस एंड डिवाइन रेट्रीब्यूशन। अगेमन एक्सप्लोर्स क्लिस्टेनेस्ट्रास मर्डर ऑफ हर हस्बैंड रिफ्लेक्टिंग मॉरल एम्बिग्विटी। ये कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता रखा है कि कैरेक्टर्स कैसे इन थीम्स को एक्सप्लोर करते थे। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लिस्टेनेस्ट्रा है उसके मर्डर ऑफ हर हस्बैंड को एक्सप्लोर कर रहा है कौन? अगेमनॉन। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हो, रिफ्लेक्टिंग मॉरल एम्बिग्विटी। यहाँ पे मॉरल एम्बिगुअस नेचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एम्बिगुअस क्या होता है? which is conflicting, which is not onto one side. Okay. अगर हम सोफोकल्स की बात करें तो इसने एक थर्ड एक्टर को जोड़ा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले स्काइलस ने एक सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया और फिर सोफोकल्स ने एक थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, और एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर साइकोलॉजी को क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। जैसे फेट हो गया, यूब्रिस हो गया, मॉरल डिलेमास हो गया। इडिपस रेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इडिपस क्वेस्ट टू अनकवर हिज आइडेंटिटी। यहाँ पे इडिपस की क्वेस्ट थी कि वो अपनी आइडेंटिटी जानना चाहता था, बट था तो क्या यहाँ पे भी एक फेट था जो उसके साथ कनेक्टेड था। यहाँ पे भी एक फेट ही आपको दिख रहा है अपने नोबल प्रोटैगनिस्ट के अंदर, और ये एम्बॉडी करता है एरिस्टोटल के ट्रेजिक आइडियल को लेके। यहाँ पे फेट वर्सेस प्रोटैगनिस्ट की एक थीम, बिकॉज ऑफ हमर्शिया, और यू वुड से बिकॉज ऑफ हिज प्रीडेस्टाइन्ड फेट और प्रीडेस्टाइन्ड डेस्टिनी, ही वाज इनटू दैट फिनोमेनन। वो वहाँ पे उस वजह से आ गया था। एंटीगॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शियंस और स्टेट अथॉरिटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है हमेशा।
एंटीगॉन एंड क्रियॉन के बीच में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से एक थर्ड एक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, और कैरेक्टर की साइकोलॉजी इतनी अजीब है कि उससे आपको इन वर्क्स में या इन टेक्स्ट में डील करना पड़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरिपिडस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज्म को एम्फसाइज किया, मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स को जैसे विमेन, स्लेव्स, इनको इन्होंने क्या किया, एम्फसाइज किया, साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल पैशन, स्केप्टिसिज्म एंड सोशल क्रिटिक, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो इट वॉज अ बारबेरियन वुमेन्स रिवेंज चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स। तो यहाँ पे देख सकते हो विमेन की रिवेंज पे आपने यहाँ पे फोकस किया है मीडिया में, कोई मैन का रिवेंज नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल नॉर्म्स को या इवन जेंडर नॉर्म्स को क्या करता है, एक तरीके से अपोज करता है ना, कि एक वुमेन रिवेंज ले रही है। आप देख सकते हो यूरिपिडस ने साइकोलॉजिकल रियलिज्म से डील किया है, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स से डील किया है जिनके बारे में बात नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल स्लेव्स कैरेक्टर हो गए या फिर विमेन कैरेक्टर्स हो गए, इन पे फोकस नहीं किया जाता था। जो इनका पर्सपेक्टिव है वो हमें नहीं पढ़ने को मिलता था या देखने को मिलता था। अगर मैं द बकैय की बात करूं तो आप देख सकते हो डिवाइन पावर को इसने एक्सप्लोर किया या ह्यूमन रेजिस्टेंस को। तो ये डिफरेंट थीम्स को अपफ्रंट करके लेकर आता है, जहाँ पे पैशन हमें दिख रहा है, स्केप्टिसिज्म दिख रहा है, या फिर सोशल क्रिटिक दिख रहा है। ग्रीक ट्रेजेडी के कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो कोरस हमें दिखता है, सिंगर्स और डांसर एक एक्शन पे क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके जो लिरिक्स हैं उससे वो कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी लाइक थीबन एल्डर्स एंड एडिपस रेक्स। मास की अगर मैं बात करूं तो एम्पलीफाइड एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट मीन्स एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड इनेबल्ड रोल स्विचिंग। दैट मीन्स अगर आपने एक पर्टिकुलर मास्क लगा लिया, सपोज आपने एक मास्क लगा लिया जो है सैड है, लेकिन अगर आपको अब स्विच करना है दूसरे मास्क में जो क्या है, हैप्पी है, तो आप इजीली मास्क उतार के स्विच कर सकते हैं हैप्पी वाले मोड पे। हैप्पी वाले मोड पे आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क जो था वो एम्पलीफाइड एक्सप्रेशंस को यहाँ पे दिखा रहा है हमें, और इनेबल कर रहा है एक रोल स्विचिंग को। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरे पास निकल के आता है प्रोलोग, पैराडॉज, एपिसोड्स, सेस्मिना एंड एक्सोडस। ये हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर के अंदर पीछे। ऑल्टरनेटिंग डायलॉग एंड कॉरल ओड्स हमें यहाँ पे मिलती है। ड्यूएक्स मैकिना लाइक डिवाइन इंटरवेंशन, रिजॉल्विंग प्लॉट्स, एंड ट्रैजिक हीरो, नोबल बट फ्लॉड, अनडन बाय हर्मोशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रैजिक हीरो है जिसमें एक फ्लॉ है, एंड दिस फ्लॉ टेक्स हिम डाउन। देखो ड्यूएक्स मैकिना का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और उसकी वजह से कहीं प्लॉट सॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लॉट किसी तरीके से चल रहा है, लेकिन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ गॉड इन इट। ये हमको ध्यान में रखना है कि गॉड का या फिर एक डिवाइन एंजल्स कोई ना कोई इंटरवेंशन है जिसकी वजह से हमारा प्लॉट जो है वो रिजॉल्व होता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होके आगे मूव कर रहा है प्लॉट। अब ये जो फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी हम ये 3 वर्ड्स को कल पढ़ चुके हैं, तो एक बार फ्रेमवर्क जल्दी से देख लो इसका। द पोएटिक्स है ना, ट्रेजेडी जो है एक सीरियस एक्शन को इमिटेट करती है, कंप्लीट होती है, मैग्नीट्यूड की होती है, पिटी और फेयर को इवोक करती है कैथारसिस लाने के लिए। और कैथारसिस क्या पढ़ा था हमने कल, कैथारसिस इज द परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर, है ना, दैट फीलिंग, परगेशन ऑफ इमोशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो हर्मोशिया, सबसे पहले तो हर्मोशिया पे जाएंगे हम। हर्मोशिया इज व्हाट, ट्रैजिक फ्लॉ। ट्रैजिक फ्लॉ है यहाँ पे हर्मोशिया, विच इज एक्सक्यूज मी, विच इज व्हाट, क्रियॉन, स्टबर्ननेस इन एंटीगॉन। यहाँ पे एक ट्रैजिक फ्लॉ है, लाइक क्रियॉन क्या है यहाँ पे, जिद्दी है एंटीगॉन में, तो ये उसका हर्मोशिया था, ये उसका फ्लॉ था जिसकी वजह से उसको आगे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। एनेग्नोसिस में देख सकते हो रिकग्निशन, यहाँ पे इडिपस को जब पता लगता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी मदर कौन है, उसके फादर कौन थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसको रिकग्नाइज होता है और वो एक अलग एनेग्नोसिस वाले इफेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है हर्मोशिया इज व्हाट, अ फ्लॉ, एनेग्नोसिस इज व्हाट, रिकग्निशन। कोई भी चीज की रिकग्निशन हो सकती है, कुछ चीज का एहसास होना इज एनेग्नोसिस। कुछ चीज का आपको एहसास हुआ, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको एकदम से एहसास हो कि आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ माई टाइम। तो यहाँ पे ये जो एहसास हो रहा है, दैट इज व्हाट एनेग्नोसिस इन योर ओन स्टोरी, आपकी खुद की स्टोरी में। अगर मैं थर्ड पेरिपीशिया की तरफ चलूँ तो यहाँ पे फॉर्च्यून जो है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है ये। मीडिया शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम टू अवेंज। यहाँ पे देखो वो विक्टिम थी लेकिन अब वो क्या कर रही है,
रिवेंज आने के लिए, अवेंज करने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए वो अब आगे मूव कर रही है। तो ये 3 वर्ड्स याद रखेंगे, हर्मोशिया, एनाग्नोरिसिस एंड पेरिपेशिया। पेरिपेशिया की स्पेलिंग ध्यान रखना, PETE है ना, PET ही है, ठीक है। इडिपस रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ये हमने कल पढ़ा था, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, है ना, फॉलिंग एक्शन एंड डिन्यूमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सपोजिशन जहाँ से आपका कोई पर्टिकुलर इवेंट स्टार्ट हो रहा है, जैसे ओरेकल्स प्रोफेसी प्रमोट्स इडिपस टू इन्वेस्टिगेट थीब्स प्लेग, and then rising action interrogates Tiresias and Creon. Climax was realizing he is Leos killer and Jocasta's son. Falling action was Jocasta's suicide and Oedipus self-binding, and denouement was Oedipus' exile achieving catharsis. So this was all which was going about. If I talk about literary, identifying Hermotia and Antigone, है ना, this was literary. Performances, chorus, staging in modern adaptation. Interdisciplinaries, connecting fate to ethical research. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी की अगर मैं बात करूँ तो एक से ज़्यादा फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी तो पेपर 1 के साथ कनेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। परफॉर्मेंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं स्पेक्टिकल की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, स्पेक्टिकल की बात कर रही हूँ। तो स्पेक्टिकल की बात कर रही हूँ तो स्टेजिंग आ जाएगी, अडेप्टेशंस आ जाएंगी। मैं लिटरेरी की जब बात कर रही हूँ तो फिर मैं कोई लेंस लगा के देख रही हूँ, तो मैं क्या लेंस लगा रही हूँ यहाँ पे, हर्मोशिया का लेंस लगा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको लेके आगे मूव करना है। ग्रीक कॉमेडी की अगर मैं बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं एरिस्टोफेन्स आ जाते हैं यहाँ पे। एरिस्टोफेन्स को भी देख लेते हैं, 446 to 386 BC। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था एरिस्टोफेन्स में, आप देख सकते हो पॉलिटिकल सेटायर्स, एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स, फैंटास्टिकल प्लॉट्स हुआ करते हैं। मेजर वर्क्स क्या है, लिसिस्ट्रेटा, women withhold sex to end Peloponnesian War, satirizing politics. The Frogs, Dionysus judges a poetic contest. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसको कन्वेंशंस के साथ लूँ तो पैराबैसिस, chorus directly addressing the audience. This is what पैराबैसिस, costumes exaggerated हुआ करती थी। ह्यूमर कैसा होता था, ट्रॉपिकल, टारगेटिंग एथेनियन फिगर्स, एंड थीम्स वर सोशल रिफॉर्म, एंटी वॉर सेंटिमेंट एंड इंटेलेक्चुअल क्रिटिक वाज देयर। इंटेलेक्चुअली आपको क्या किया जाता था, क्रिटिक किया जाता था। ये चीजें आपको देख के आगे बढ़ना है। एवोल्यूशन टू मिडिल एंड न्यू कॉमेडी। तो अगर मैं मिडिल कॉमेडी की यहाँ पे बात करती हुई दिख रही हूँ, किसकी, मिडिल कॉमेडी की, तो आप देख सकते हो 400 to 320 BC की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैसा था यहाँ पे कॉमेडी, ट्रांजिशनल था, मतलब चेंज हो रहा था। पॉलिटिकल कम था और डोमेस्टिक ज्यादा था। डोमेस्टिक मीन्स रिलेटेड टू योर होम, लेस पॉलिटिकल। कॉमेडी कहाँ पे, मिडिल कॉमेडी की यहाँ पे बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एंटीफेन्स, एंटीफेन्स इज अ मिडिल कॉमेडी। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड मिडिल से न्यू कॉमेडी की तरफ, ये हमें याद रखना है। जब मैं मिडिल कॉमेडी की बात कर रही हूँ, लाइक 400 to 320 BC, इट वॉज ट्रांजिशनल, इट वॉज लेस पॉलिटिकल, इट वॉज मोर डोमेस्टिक। फॉर एग्जाम्पल एंटीफेन्स। इफ आई एम नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यू कॉमेडी, अगर मैं न्यू कॉमेडी की तरफ आ रही हूँ तो आप देख सकते हो 342 to 290 BC, 342 to 290 BC था। मिनेंडर, फोकस ऑन फैमिली, यहाँ पे फैमिली पे फोकस था, लव पे फोकस था, एंड डोमेस्टिक लाइफ। रोमांटिक प्लॉट्स हुआ करते थे, स्टॉक कैरेक्टर्स हुआ करते थे, जैसे यंग लवर्स हो गए, कनिंग स्लेव्स हो गई, जो कुछ ना कुछ तो उल्टी सीधी हरकत करती रहेंगी, लाइक डिस्कॉलर्स, द ग्राउच। सटल ह्यूमर, रियलिस्टिक सेटिंग्स, हैप्पी रेजोल्यूशंस हुआ करते थे यहाँ पे। एंड इन्फ्लुएंस क्या था, शेप्ड रोमन कॉमेडी एंड मॉडर्न सिटकॉम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिर ड्रामा ने आगे चल के जो मॉडर्न वाला ड्रामा है उसको शेप किया है यहाँ पे, ये आगे चल के फिर यहाँ पे शेप कर रहा है। याद रखना है मिडिल और न्यू कॉमेडीज में, मिडिल कॉमेडी कुछ लेस पॉलिटिकल थी, ज्यादा डोमेस्टिक थी और चेंज होती जा रही थी, और चेंज होते होते फिर वो न्यू कॉमेडी की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे फैमिली, लव, डोमेस्टिक लाइफ पे फोकस किया जाता था। रोमांटिक प्लॉट्स हुआ करते थे, स्लेव्स जो थी वो कनिंग थी। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देते हुए आगे मूव करना है। अगर हम एक बार कंपैरिजन कर लें तो देख सकते हो ओल्ड कॉमेडी में सैटारिकल जो थी टोन हुआ करती थी, जहाँ पे सटायर्स के साथ जो है डायलॉग्स या सटायर्स के साथ परफॉर्मेंसेस की जाती थी, पॉलिटिकल हुआ करती थी। लेकिन न्यू कॉमेडी रोमांटिक होती थी और डोमेस्टिक होती थी। रोमांटिक एंड डोमेस्टिक, ये हमें याद रखना है। इट वॉज रोमांटिक एंड डोमेस्टिक।
की प्लेराइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरिस्टोफेन्स जो थे वो की प्लेराइट थे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मिनेंडर न्यू कॉमेडी में एग्जाम्पल है लिसिस्ट्रेटा एंड डिस्कोलोस। एंड कन्वेंशंस आर पैराबासिस, फैंटास्टिकल प्लॉट्स, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे और रियलिस्टिकल प्लॉट्स होते थे न्यू कॉमेडी में। क्यों रियलिस्टिकल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है ट्रांजिशन, वहां से ट्रांजिशन होते हुए आई है, चेंज हो रही है। अरे क्या हो रही है, क्यों नहीं चल रहा है ढंग से? ट्रांजिशन और क्या हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। आगे चलते हैं रोमन ड्रामा की तरफ, 3rd सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी CE की तरफ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा? अडेप्टेड ग्रीक मोड्स प्राइमरली फॉर एंटरटेनमेंट। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए ही हमने इसको ज़्यादातर अडेप्ट किया था। एम्फेसाइजिंग स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल था यहाँ पे, एंड रिटोरिक ओवर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। स्पेक्टिकल और रिटोरिक यहाँ पे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है ओवर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। प्लॉटिस की अगर मैं बात करूँ 254 to 184 BC, master of farce and stock characters like the Menachmi, basis for Shakespeare's Comedy of Errors, featuring mistaken identities, deception, love, social hierarchy, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। deception, love and social hierarchy प्लॉटिस के टाइम को आपको इस फ्रेम को याद रखना है, जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के लिए अब मूव कर रहे हैं, स्पेक्टिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के से अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, रिलीजन से आगे बढ़ रहे हैं और एंटरटेनमेंट की तरफ हम मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेरेंस एंड सेनेका को आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेरेंस जो है 185 to 159 BC, इम्पोर्टेंट नाम है ये याद रखना। रिफाइंड कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी, क्या किया था इन्होंने कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी को रिफाइन किया था। और इनके क्या मेजर वर्क्स थे? द ब्रदर्स, जो कि एक्सप्लोर करता है फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स की थीम हो गई या मॉरल लेसन्स की थीम हो गई टेरेंस के जो वर्क थे उसमें। अगर मैं सेनेका की बात करूँ 4th BC to 665 CE, तो रिटोरिकल ट्रेजेडीज ये लिखते थे जो एलिजाबेथन ड्रामा को फिर जिसने आगे क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था एलिजाबेथन ड्रामा को। हम अगर आगे देखें वर्क्स तो थाइस्टिस या थीस्टिस है ना, इज द वर्क इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। रिवेंज एंड कैनिबलिज्म, ये इसकी यहाँ पे थीम हमें देखने को मिलती है। प्री फिगरिंग टाइटस एंड ब्रोनिकस। मीडिया इंटेंसिफाइड साइकोलॉजिकल हॉरर, यहाँ पे आपको थीम्स मिलती हैं जैसे फेट हो गई, पैशन हो गया, मॉरल डीके हो गया, ये सारी थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर मैं टेरेंस का नाम लूँ वापस तो आप देख सकते हो कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी थी इसकी। जैसे द ब्रदर्स हो गया, जो फैमिली डायनामिक्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मॉरल लेसन्स को क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। सेनेका की बात करूँ तो रिटोरिकल ट्रेजेडीज हैं और देखने को मिलता है एलिजाबेथन ड्रामा को ये बाद में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें करते हुए दिखाई देते हैं। रोमन ड्रामा के कन्वेंशंस की जब हम बात करते हैं तो देखो इंडोर थिएटर्स होते थे, इलैबोरेट सीनरी होती थी। रोमन ड्रामा की जब हम बात कर रहे हैं, इंडोर थिएटर्स एंड इलैबोरेट सीनरी होती थी। रिटोरिकल स्टाइल की जब मैं बात करूं तो एग्जैजरेटेड स्पीचेस होती थी, अनलाइक ग्रीक रिस्ट्रेंट। स्टॉक कैरेक्टर्स, क्लेवर स्लेव्स होते थे, ब्रेगार्ड शोल्डर्स होते थे, यंग लवर्स एंड वेंजफुल हीरोज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट, फेस्टिवल्स लाइक ल्यूदी रोमानी है ना, ये ग्रीक डायनीशिया से कम कॉम्पिटिटिव थे। कौन से कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम? फेस्टिवल्स की। ल्यूदी रोमानी इज अ फेस्टिवल विच वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम बट इट वॉज लेस कॉम्पिटिटिव। कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लॉटिस एंड टेरेंस ने ही शेक्सपियर और मॉलियर को बाद में क्या किया था, इंस्पायर किया था या इन्फ्लुएंस किया था। उनकी वजह से उनके वर्क्स पढ़ के उस कॉमेडी को उन्होंने आगे इन्फ्लुएंस किया। ट्रेजेडी की बात करें तो सेनेकाज रिवेंज हॉरर शेप्ड मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस एंड शेक्सपियर हैमलेट। तो आपने सुना होगा कि सेनेका का इन्फ्लुएंस था आगे शेक्सपियर के वर्क्स में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो सेनेका का रिवेंज या हॉरर, ये वाली जो थीम्स होती थी, ये वाले जो प्लॉट्स होते थे, इन्होंने आगे चल के मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस और शेक्सपियर हैमलेट को कैसे इन्फ्लुएंस किया। स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो 5 एक्ट स्ट्रक्चर है अडॉप्टेड इन
जो कि आगे रेनेसा में भी अडॉप्ट हुआ है। अब एक बार देख लेते हैं ग्रीक वर्सेस रोमन ड्रामा में। तो ग्रीक ड्रामा की जब मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ तो वहाँ पे रिलीजियस पर्पस हुआ करता था एंड civic purpose. What purposes were there? Religious and civic purpose. If I am talking about Roman drama, it was up for entertainment. रोमन ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए था, लेकिन ग्रीक ड्रामा की जब मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे एक रिलीजियस और सिविक सेंस हमको देखने को मिलती थी। लाइक फॉर सिविल पीपल और फॉर पीपल द ड्रामा वाज हैपनिंग, है ना। इट वाज हैपनिंग फॉर रिलीजियस पर्पसेस एंड फॉर पीपल, मतलब रिलीजन के लिए या फिर रिचुअल्स के लिए हम ड्रामास को ग्रीक टाइम पे किया करते थे, लेकिन रोमन तक आते आते हम एंटरटेनमेंट के लिए उसको करने लग गए थे। की प्ले राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो सोफोक्लेस, एरिस्टोफेन्स वर द की प्ले राइट्स। And if I talk about Roman drama, Plautus and Seneca, they were the main important Roman dramatists. Venue की अगर मैं बात कर दूँ तो amphitheaters and indoor theaters ये ज़्यादा important थे। स्टाइल की बात करूँ तो बैलेंस डायलॉग या कोरस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बैलेंस डायलॉग हुआ करते थे, कोरस हुआ करता था। और रोमन ड्रामा की अगर मैं बात करूँ तो रिटोरिकल एंड स्पेक्टिकल हैवी हुआ करते थे। रिटोरिकल एंड स्पेक्टिकल हैवी। आप देख सकते हो एरिस्टोटल पोएटिक्स में परफेक्टली इडिपस रेक्स को अप्लाई किया गया। आइडियल ट्रेजेडी बोला है इसको, लेस एप्लीकेबल टू कॉमेडी और सिनेकास रिटोरिकल स्टाइल। मॉडर्न क्रिटिसिज्म, अगर लेंसेज की मैं बात करूं तो अगर फेमिनिस्ट लेंस की हम बात करें तो यूरिपिडिस मीडिया क्रिटिक्स पैट्रियार्कल नॉर्म्स। यहाँ पे ये क्या कर रही है, क्रिटिक कर रही है पैट्रियार्कल नॉर्म्स को जो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे। लिसिस्ट्रेटा एम्पावर्स फीमेल एजेंसी। तो यहाँ पे आपको फेमिनिस्ट लेंस एक देखने को मिल रहा है। अगर हम पर्टिकुलर लेंसेज की यहाँ पे बात करें तो एक फेमिनिस्ट लेंस आपके सामने यहाँ पे आता हुआ आपको दिख रहा है। अगर मैं पोस्ट कॉलोनियल लेंस की बात करूँ तो ग्रीक ड्रामा का जो यूनिवर्सल थीम हुआ करता था वो रोमन इंपीरियलिस्ट नैरेटिव्स के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है पोस्ट कॉलोनियल लेंस में। लाइक ग्रीक ड्रामा का तो क्या थीम था, यूनिवर्सल थीम था, लेकिन रोमन का क्या था, एक इंपीरियलिस्ट नैरेटिव्स था। दोनों की थीम्स अलग हैं, तो वहाँ पे हमको एक पोस्ट कॉलोनियल चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे अलग अलग थीम्स आ रही हैं। साइको एनालिटिक लेंस देख सकते हो आप। इडिपस एक्शन रिफ्लेक्ट फ्यूडन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। फ्यूडन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इडिपस के एक्शंस जो है वो शो कर रहे हैं। सेनेकास कैरेक्टर एम्बॉडी रिप्रेस्ड डिजायर्स, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, रिप्रेस्ड डिजायर्स को ये शो कर रहे हैं। तो साइको एनालिटिक लेंस से भी ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं लेंसेज से। इवन दो ये सेम है बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे मॉडर्न पैट्रियार्कल नॉर्म्स को यहाँ पे वो किया है, दिखाया है, या फिर आप बोल सकते हो जिस पे फोकस किया गया है। लेकिन यहाँ पे फीमेल एजेंसी को एम्पावर्ड करके बताया गया है, विच इज़ नॉट द सेम थिंग आई वुड से, बट या इट कम्स अंडर द सेम लेंस। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस, key points for revision. So Aeschylus, Sophocles, Euripides, they defined tragedy. Aristophanes led to old comedy. If I talk about the second point, Roman drama, Plautus, Terence and Seneca, they adapted Greek models for entertainment, है ना। entertainment के लिए इन्होंने इसको adapt किया था। Aristotle's poetics provides the framework like Homotia and Catharsis. Key plays were Oedipus Rex, Medea, Lysistrata and Thyestes. ये आपके क्या थे, की प्लेस थे, ये याद रखने हैं। डायनीशियन फेस्टिवल्स में ओरिजिनेट हुए, ट्रेजेडी और कॉमेडी में इवॉल्व हुए। रीसेंट अडेप्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो फेमिनिस्ट और डिजिटल पर्सपेक्टिव्स में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है इसमें अगर हम बात करें तो सोफोकल्स की ट्रेजेडीज पे ध्यान देना है, एरिस्टोफेन्स के सटायर पे ध्यान देना है, और सेनेका के इन्फ्लुएंस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैसे, तो कोरस, मास्क हमें देखने को मिलते हैं ग्रीक सिस्टम में, और रोमन में हमको स्टॉक कैरेक्टर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दिस वाज व्हाट दैट वी ऑल दैट वी हैव स्टडीड अबाउट ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव्स पे हमें ध्यान देना है और फिर हमें इसके साथ आगे मूव करना है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। Although if our course completes on time, I am planning to take these टेक्स्ट इन डिटेल। जैसे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हो गए हम उसको डिटेल में कर सकते हैं। जैसे इडिपस रेक्स हो गया तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ सकते हैं एक बार, व्हाट्स इन दैट। आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू।
और आगे अगर हम चलते हैं तो डॉक्टर फॉस्टस तो हमारा बहुत आगे आएगा, दिस इज़ नॉट रिलेटेबल, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। Lysistrata is also important. Orestia. Okay, so I think we will be able to do some of the text if possible. ओके, सो ये हम यहाँ से देखेंगे, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास, आई होप यू एंजॉयड इट। एंड जो मैंने टेक्स्ट अभी नाम लिए हैं या फिर जो नाम नहीं भी लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे लास्ट में, इफ़ वी गेट द टाइम एंड if the course completes on time, and maybe like most probably we'll do that, but after completing this drama session I would say, or the 10 units I'd say, because I think that if you're doing one unit you should do it overall whatever is important, and then you should go deep into it. पहले कर लो उस यूनिट को अच्छे से, उसको देख लो ढंग से और फिर उसमें डीप जाओ. This is what is most important, and that's all about the class. Let's meet in the next session. Thank you so much for attending.